गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे बी सेल रिसेप्टर पे। दरअसल बी सेल रिसेप्टर का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें किसी भी बी सेल रिसेप्टर के बी सेल के सरफेस पे पाया जाने वाला रिसेप्टर, ये दरअसल बी सेल एक्टिवेशन में मेनली रोल प्ले करता है। साथ ही साथ क्लोनल एक्सपेंशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ क्लोनल डिलीशन की बात करें तो उसमें रोल है। रिसेप्टर एडिटिंग में इसका रोल है। अगर बात करें तो बी सेल डिफरेंशिएशन में इसका रोल है। तो ये कुछ मुख्तलिफ रोल्स हैं रिसेप्टर का, और बिना किसी रिसेप्टर का सिग्नलिंग कास्केड ट्रिगर्स होगा ही नहीं न्यूक्लियस अप टू द लेवल ऑफ न्यूक्लियस। इसीलिए सरफेस पे रिसेप्टर, बी सेल के सरफेस पर रिसेप्टर स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें कि सिग्निफिकेंस ऑफ बी सेल रिसेप्टर, ये सिग्निफिकेंस की बात करें अगर सिग्निफिकेंस, तो हम लोग मेनली कह सकते हैं कि पहला कि बी सेल एक्टिवेशन में इसका रोल है, बी सेल एक्टिवेशन। दूसरा बोल सकते हैं क्लोनल एक्सपेंशन, क्लोनल एक्सपेंशन। तीसरा कह सकते हैं क्लोनल डिलीशन, क्लोनल डिलीशन। चौथा बोल सकते हैं रिसेप्टर एडिटिंग, रिसेप्टर एडिटिंग। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये बी सेल डिफरेंशिएशन, बी सेल डिफरेंशिएशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बी सेल डिफरेंशिएट करता है प्लाज्मा सेल में, ये प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल में, मेमोरी बी सेल में। और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये प्लाज्मा। ये क्या है? एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनता है। और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है। और ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल एडाप्टिव इम्यूनिटी ट्रिगर होता है। तो इस होने के लिए, इतना सारा कॉन्सिक्वेंस होने के लिए बी सेल रिसेप्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे बी सेल रिसेप्टर के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। हम लोग उसके सिग्नलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके एक्टिवेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सेपरेट लेक्चर हम करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग केवल रिसेप्टर पे टारगेट करेंगे कि रिसेप्टर के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके रिसेप्टर से। बी सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर है इसको इनलार्ज करके देखते हैं कि बी सेल का सरफेस पे जो रिसेप्टर है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो क्या क्या उसके अंदर है। जैसे अगर हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएं तो ये है बी सेल, ये बी सेल। अब इसके सरफेस पे जो ये हमारा रिसेप्टर है, ये देखिए ये रिसेप्टर है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर है इसके सरफेस पे। इसके साथ साथ कुछ इसके साथ और इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड है। इसीलिए कभी भी बोलते हैं बीसीआर कॉम्प्लेक्स, बीसीआर कॉम्प्लेक्स। और इसी के साथ, इसी पैराटोप रीजन के साथ एंटीजन आके बाइंड करता है और ये बाईवैलेंट होता है। ये हम लोग एंटीबॉडी पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इसके वेरिएबल रीजन में जो म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन, ये इस पॉइंट म्यूटेशन के चलते ये अलग अलग एंटीजन के लिए उसके पास अलग अलग शेप है और सबको कैरी करता है। तो वो अलग बात है। आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बी सेल रिसेप्टर के कंपोनेंट पे। तो थोड़ा सा इनलार्ज्ड व्यू, इसी का इनलार्ज्ड व्यू अगर आपको दिखाएं तो कुछ ऐसा है, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रक्चर इसमें आपको दिखाना है। ये देखिए ये बी सेल का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये बी सेल का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में सबसे पहले बीसीआर बनाते हैं। ये देखिए ये बीसीआर का पार्ट है जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन है। ये कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है? ये IgM है या IgD है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन यही है, IgD और IgM। अब देखिए इसके साथ लगा हुआ है, ये दोनों क्या है? ये हेवी चेन्स है, ये हेवी चेन्स है, ये लाइट चेन्स है। और ये हेवी चेन, लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधा हुआ है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पैराटोप रीजन है, पैराटोप है।
जिसके साथ आके एंटीजीन का इपिटोप इंटरैक्ट करता है, ये बाद में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका साइटोप्लाज्मिक जो टर्मिनल एंड है ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट। और कितना का होता है? 3 एमाइनो एसिड का मात्र होता है, 3 एमाइनो एसिड, वो भी स्पेसिफिक एमाइनो एसिड का होता है, KVK, मतलब लाइसिन, वैलिन और लाइसिन। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक डोमेन होने के चलते ये सिग्नलिंग कास्केड ट्रिगर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ये मॉड्यूलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट है। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इस BCR के साथ कुछ और इम्यूनोग्लोबुलिन कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, उसका नाम लिखते हैं। ये देखिए सबसे पहला लिख रहे हैं, ये देखिए ये IG इम्यूनोग्लोबुलिन बीटा है, ये देखिए ये IG बीटा, इम्यूनोग्लोबुलिन बीटा। साथ ही साथ एग्जिस्ट करता है एक और इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, ठीक है। इस तरफ भी बनाए, ये अल्फा, ये अल्फा, और यहाँ पे एक और बनाए, ये बीटा, इम्यूनोग्लोबुलिन IG बीटा और IG अल्फा। ये देखिए ये पूरा एज ए होल BCR कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसका कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये जो IG बीटा है या IG अल्फा है, ये दोनों का और कुछ नाम है, जैसे CD79A भी बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन या क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 79A, इसको बोलते हैं CD79B, CD क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन B 79B। ये अल्फा IG अल्फा का नाम है। और ये एक्चुअली ये दोनों अल्फा और बीटा ये सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल। ये सिग्नलिंग में हेल्प करता है। क्यों करता है अभी देखते हैं। ये इसके साथ कोई एंटीजन आके बाइंड नहीं करता, किसी तरह का एंटीजन इस IG अल्फा और IG बीटा के साथ बाइंड नहीं करता, केवल और केवल इसके साथ बाइंड करता है। अब देखिए इसके साथ एक और कुछ पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएं कि ये जो IG अल्फा है ये 61 एमाइनो एसिड का इसका साइटोप्लाज्मिक टेल्स होता है। उसी तरह से IG बीटा की अगर बात करें तो अप्रॉक्स 48 एमाइनो एसिड का, या अल्फा एमाइनो एसिड को लिख सकते हैं, इसका लेंथ है। लेकिन इसमें सबसे पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके पास आइटैम्स होता है, आइटैम्स। इसके साइटोप्लाज्मिक टर्मिनल एंड पे आइटैम्स पाए जाते हैं। ये देखिए ये स्क्वायर जो रेडी से स्क्वायर दिखा रहे हैं, ये आइटैम है। यहाँ देखिए ये आइटैम, आइटैम का मतलब होता है इम्यूनो बेस्ड रिसेप्टर टायरोसिन एक्टिवेटेड मोटिव। देखिए और एक और बात बताएं कि आइटम्स का नंबर इसके केस में फिक्स नहीं है। जैसे TCR के केस में इस TCR कॉम्प्लेक्स में किसी में 3 था, किसी में 1 था, इसमें इस तरह का कुछ नहीं है। ये एक्चुअली सिंगल ही आइटम्स दिखाया हुआ रहता है बाकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में। अब देखिए ये आइटम में कुछ कंजर्व्ड एमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है, उसके बारे में बात करते हैं। YXXL ये जो कंजर्व्ड एमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, मतलब ये टायरोसिन है। साथ साथ और एक सीक्वेंस, अल्टरनेटिव सीक्वेंस इसका और एक हो सकता है YXXL आइसोल्यूसिन YXXL, ये हो सकता है। मतलब ये टायरोसिन है, ये ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, फिर टायरोसिन है। तो यही टायरोसिन बेसिकली फॉस्फोरिलेट करता है। आगे हम सिग्नलिंग कास्केड्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इसको फॉस्फोरिलेट करने वाला एक काइनेज है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ काइनेज, ऐसा सार्क्स काइनेज फैमिली का, SRC काइनेज फैमिली का काइनेज है जिसको बोलते हैं फिन और लिन। इसके बारे में अलग से बात करेंगे। यहाँ हम लोग सिग्नलिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दरअसल इसी टायरोसिन को फॉस्फोरिलेट करता है, फिर एक दूसरे को फॉस्फोरिलेट करता है, और फिर अल्टरनेटिव डिफरेंट पाथवे ट्रिगर हो जाता है। PLC पाथवे, रैस पाथवे, ये अलग अलग पाथवे है। साथ ही साथ डिसमेंटलिंग ऑफ साइटोस्केलेटन के लिए भी सिग्नलिंग पाथवे होता है ताकि सेल B सेल का प्रोलिफरेशन हो सके, तो वो अलग अलग मैटर है।
अब देखिए इसके साथ साथ, अब ये तो बेसिक बीसीआर का कंपोनेंट हुआ, उसके साथ साथ कुछ और कंपोनेंट इसके साथ एग्जिस्ट करता है, उसका भी हम लोग चर्चा यहीं कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए यहाँ इधर से आपको दिखाएं तो इसमें एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में बात करते हैं। एक तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, एक और को स्टिमुलेट, एक्चुअली को रिसेप्टर है ये, टापा 1, टापा, ठीक है। टापा का मतलब होता है टारगेट ऑफ एंटीबॉडी 1, टारगेट ऑफ एंटी प्रोलिफरेटिव एंटीबॉडी 1, टापा 1। इसी का एक और, ये एक्चुअली क्या है, ये को रिसेप्टर है, ये को रिसेप्टर है। इसी का दूसरा एक नाम होता है CD81, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ और कुछ मॉलिक्यूल आपको लिख के दिखाएं। एक और रिसेप्टर इसके सरफेस पे पाया जाता है जिसको बोलते हैं CR2, मतलब कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 2, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 2। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग CD21, क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन 21 या डिफरेंशिएशन 21। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे हम लोग बात करेंगे। एक कॉम्प्लीमेंट होता है C2BI के साथ ये इंटरैक्ट करता है। ये फ्रैगमेंट ऑफ C2B का कॉम्प्लीमेंट है जो बैक्टीरियल सरफेस पे रैप्ट होता है, ऑप्सनीन है एक तरह का, ये इससे ये इंटरैक्ट करता है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ एक मार्कर होता है बी सेल पे, वो देखिए ये एक मार्कर है बी सेल के सरफेस पे, उसके बारे में आपको बताएं कि ये मार्कर है, इसको हम लोग CD19 बोलते हैं। ये मार्कर है, हर बी सेल के सरफेस पे CD19 आपको मिलेगा, ये एक्चुअली मार्कर है। साथ ही साथ इसके सरफेस पे एक और को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग B7 बोलते हैं, B7। ये B7.1, B7.2 एग्जिस्ट करता है, ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है। साथ ही साथ एक और आपको बताएं को स्टिमुलेटरी CD40 एग्जिस्ट करता है। और एक बताएं जो फॉस्फेटेज है जिसका रोल हम लोग आगे पढ़ेंगे, CD45 एग्जिस्ट करता है, ये फॉस्फेटेज है, फॉस्फेटेज। इसका एक स्पेसिफिक रोल है, ये जो हमारा काइनेज है, सार्क फैमिली का काइनेज, इसको इसमें जो इनहिबिटरी फॉस्फेट है उसको डीफॉस्फोरिलेट करने के लिए, फॉस्फेट रिमूव करने के लिए, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, इस CD45 का अपना एक रोल है। साथ ही साथ इधर आपको दिखाएं, उस तरफ जगह नहीं है, कुछ कैम एग्जिस्ट करता है इसके सरफेस पे, सेल एडेशन मॉलिक्यूल, जो इसको टी सेल, इफेक्टर टी सेल से जब बाइंड करना होगा उस समय सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए ये कैम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। उस कैम मॉलिक्यूल का नाम ये है, ये देखिए, इस कैम मॉलिक्यूल को बोलते हैं LFA4, ठीक है। ये लिम्फोसाइट एसोसिएटेड फंक्शन एंटीजन 4, लिम्फोसाइट एसोसिएटेड फंक्शन एंटीजन 4। इसी का LFA का ही दूसरा नाम है CD58, ठीक है। एक और कैम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इसके सरफेस पे जिसको हम लोग बोलते हैं CD54, इसका नाम है ICAM1। ये दोनों क्या है, ये एडहेशन मॉलिक्यूल है, कैम है, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल जो इफेक्टर टी सेल से जब भी बी सेल को बाइंड करना होगा तो अप्रोप्रिएटली स्टेबलाइज कर जाए, इसके लिए सरफेस पे सेल एडेशन मॉलिक्यूल दोनों के सरफेस पे, ये टी सेल इफेक्टर टी सेल के सरफेस पे भी और बी सेल के सरफेस पे भी ये एग्जिस्ट करता है, और ये कैम और ये दोनों बाइंड कराने में मदद करता है। तो ये इतना सारा जो मॉलिक्यूल सरफेस पे एग्जिस्ट करता है बी सेल के सरफेस पे, ये आपको जानना था। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बी सेल कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे इतना ही लेक्चर है। आगे हम लोग बात करेंगे बी सेल एक्टिवेशन पे, इसके बाद इसके सिग्नलिंग कास्केट पे बात करेंगे कि कौन कौन सा पाथवे को एक्टिवेट करेगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का डाउट है तो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।